हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं अपने ईडियम एंड फ्रेसेस की सीरीज का वीडियो नंबर 2। इससे पहले वीडियो नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको ना एसएससी पिनाकिल की जो लेटेस्ट बुक है ना, 7th एडिशन की, वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी मतलब इंग्लिश का पोर्शन आता है, तो आप उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नंबर 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, होल्ड सम वंस फिट टू द फायर। देखो, हमारा जो ईडियम है ना, ये होल्ड सम वंस फिट टू द फायर, इसका मैं आपको मतलब बता दूं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को ना अपना प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन या रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दबाव डाले रहना। ठीक है, दबाव डालना किसी भी इंसान पर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि किस ईडियम में इसकी बात कही गई है। एग्री अपॉन अ शेयर्ड वेंचर, नहीं ये नहीं होगा। टेक बिग रिस्क, नहीं बिग रिस्क लेने की बात नहीं हुई है। थिंक ओवर अ न्यू प्रपोजल की बात नहीं हुई। अब हमारे पास एक ही बचता है कि किसी भी इंसान पर ना उसके उस पे मतलब प्रॉमिस, ऑब्लिगेशंस या रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर दबाव बनाए रखना। ठीक है, ठीक है, जैसे हम किसी भी इंसान पर दबाव बनाते हैं ना कि आपको हमारा प्रॉमिस मानना पड़ेगा, हमारी ऑब्लिगेशंस को, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना। तो इसी को हम कहते हैं होल्ड समवंस फिट टू दी फायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले। हाँ, देखो नेक्स्ट हमारा है ना सेंटेंस बेस है। और हाँ, एग्जाम में ना आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सेंटेंस बेस का। देखो, ये एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। सेंटेंस को पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे इस सेंटेंस में कौन सा इडियम हमारा फिट बैठता है। ठीक है, वी हियर द जजेस फ्रॉम देयर डैश दैट ओनली सीएनजी बसेस शुड रन इन दिल्ली। देखो, हमने अपने जजेस से सुना है कि उन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली में ना सिर्फ सीएनजी की बसेस ही चलनी चाहिए। तो यहाँ पे बसेस चलने की बात हो रही है, तो इसको हम देखते हैं इससे रिलेटेड हमारा इडियम कौन सा है। मेल्टिंग पोर्ट, नहीं। मैं आपको इसका सीधा आंसर बताती हूँ, बाकी की मीनिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखो, करेक्ट आंसर होगा हमारा आइवरी टावर। अब आइवरी टावर इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें कि ना हम जो डेली हमारे पास जो समस्याएं हैं, हमारी जो चिंता है, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो हमने क्या सुना है अभी, दिल्ली में हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं कि दिल्ली में अब सिर्फ सीएनजी की बसेस चलेंगी, यानी कि ये एक आइवरी टावर हो जाएगा, क्योंकि हम जो डेली जो हम डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, बसेस को लेकर हमें जो चिंता हो रही है, उन सारी चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइवरी टावर, यानी कि समस्याओं से मुक्ति मिल जाएंगी जो पहले समस्या रही थी यहाँ पे। ठीक है, सीएनजी बसेस के आने पर अब वो समस्या नहीं रहेंगी। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो मेल्टिंग पोर्ट है इसको भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पोर्ट का मतलब होता है एक ऐसी जगह ना जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पीपल आते हो, या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ हो, हम सब एक साथ मिले, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पोर्ट। और लुक शार्प, नहीं स्क्वायर मील, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं ये आपको बता दूँ। स्क्वायर मील का मतलब होता है एक बैलेंस्ड मील, यानी कि जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो, या हम कह सकते हैं कि एक सेटिस्फाइंग मील। ठीक है, सेटिस्फाइंग मील। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, स्क्वायर मील का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है कोई भी ना मतलब कि डिसअपॉइंटेड हो जाना, बिल्कुल होपलेस हो जाना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मीनिंग्स देख लेते हैं। फियरफुल होना, नहीं। डिजेक्टेड और होपलेस हो जाना, देखो यही करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि अ, एक मिनट, हाँ, क्योंकि देखो, डाइंग डक इन थंडरस्टॉर्म का मतलब ही होता है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाना, होपलेस हो जाना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा है हमारा इडियम ये, आई स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। आई स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान ना जो किसी जॉब में, किसी प्रोफेशन में, या फिर हम कह सकते हैं किसी रोल में फिट ना बैठता हो, है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए वो कोई भी पर्टिकुलर एक पर्सन है ना, उस काम के लिए फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर हमारा,
पर्सन हु इज क्रिमिनल, नहीं, क्रिमिनल की बात नहीं हुई है। अ पर्सन हु फिट्स फिट्स द जॉब, जो जॉब में फिट बैठता है, नहीं, क्योंकि हमारे इसका जो आंसर क्या होगा, ये होगा कि जो इंसान उस जॉब में, प्रोफेशन में या रोल में फिट ना बैठता हो। एक थोड़ा ऐसे भी तो याद रख सकते हैं ना, थोड़ा सा देखो, आई स्क्वायर पैग, आई स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, जो इसमें फिट ना बैठता हो। तो देखो, क्या ये जो स्क्वायर है इस राउंड में फिट बैठ रहा है? बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो मतलब हमें ना सिर्फ याद रखना है, या फिर मैं ऐसे यहाँ पे एक पर्सन बना देती हूँ जिससे आप ये रिलेट कर पाए कि हाँ, ये बंदा इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। अ पर्सन हु इज बैंकरप्ट, नहीं, बैंकरप्ट नहीं। अ पर्सन हु डज नॉट फिट इन दी फिट द जॉब, एक ऐसा इंसान जो किसी भी जॉब में, प्रोफेशन में, किसी भी रोल में या फिर किसी भी इन्वायरमेंट में फिट ना बैठता हो, उसको हम कहते हैं अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, डी करेक्ट होगा। ठीक है, सारे इडियम्स आप करके ही जाएंगे एग्जाम में, आपके जो भी अभी नियर बाई एग्जाम्स हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे नंबर को गेन कर पाए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट है हमारा बेकर्स डजन। बेकर्स डजन बहुत ही अच्छा ईडियम है और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला ईडियम है। देखो एसएससी एमटीएस 2024 में आया हुआ है। बेकर्स डजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ में ना एक ज़्यादा होना। ठीक है, बेसिकली डजन का मतलब होता है 12। ठीक है, इसके पीछे ना एक स्टोरी भी है, वो स्टोरी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। कुछ इस तरह की स्टोरी है कि कुछ पाव वगैरह होते हैं ना, तो 12 पाव देना होता है इसमें। 12 पाव जो हम खाते हैं ना, तो उस 12 में हमेशा ना एक ज़्यादा दिया जाता था, क्योंकि इससे रिलेटेड ना कोई स्टोरी है कि कम दिया जाता था तो उनको ना बहुत मारा जाता था, ऐसे करके कुछ है। तो लोग पिटाई से बचने के लिए हमेशा एक ज़्यादा दे देते थे कि ज़्यादा हो जाए पर कम ना हो, क्योंकि अगर कम हो गया तो हमें पिटाई लगेगी। ठीक है, ज़्यादा होगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए वो एक ज़्यादा दिया करते थे। तो आप याद रखेंगे, बेकर्स डजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो संख्या में 13 हो, या 12 प्लस 1 हो, या 12 तो हो और प्लस एक एक्स्ट्रा हो। क्योंकि एग्जामिनर तो हमारा माइंड चेक करना चाहता है कि हमने इडियम्स को रटा है या समझा है। ठीक है, चूजिंग क्वालिटी ओवर, नहीं, ये नहीं होगा। 1 यूनिट एक्स्ट्रा विथ 1 डजन, अ पाइल ऑफ ब्रेड, नहीं, ब्रेड की बात नहीं हुई है। वेन शॉपकीपर पुट समथिंग एक्स्ट्रा। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे दो कंफ्यूजन होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। आप सोचेंगे कि एक्स्ट्रा तो मिला है इसमें, अब हम डी लगाएं या बी लगाएं। देखो, आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा बी। अब बी क्यों होगा और डी क्यों नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता दूं। बी तो आपका करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट है। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि जब शॉपकीपर ना कुछ चीज एक्स्ट्रा देता है, एक्स्ट्रा नहीं, एक एक्स्ट्रा देना है। एक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 12 डजन का मतलब तो 12 होता ही है। 12 जब होगा और एक ही एक्स्ट्रा मिलेगा तो 13 हो जाएगा ना। और हाँ, ये वाला इडियम ना कई बार आपको ना घुमा फिरा के पूछा जाता है। मतलब कि इडियम तो यही होता है, और आपके ऑप्शन में रख देगा कि 13 इन नंबर, यानी कि कोई भी चीज़ जो नंबर्स में 13 हो, तो 13 वाला भी आप करेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन ना हो ना, तो 13 नंबर वाला हमेशा करेक्ट होगा, 12 नंबर वाला कभी भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एक यूनिट यहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखिए 2024 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, देखो, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब बताना है। देखो मैं आपको बता दूं, हैंगिंग बाय थ्रेड का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसका कि रिजल्ट ना बहुत ही बैड आए, बहुत बुरा रिजल्ट आए, फेलिंग सा लगे, है ना, फेलियर सा लगे, तो इसी से रिलेटेड कोई हमें ऑप्शन ढूंढना है। टू बी पेरियसली क्लोज टू फेलिंग, डाइंग और रिजल्टिंग इन अ बैड आउटकम। तो किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट हो कैसा होना चाहिए, फेलियर वाला आए, बहुत ही बैड रिजल्ट आए, डाइंग जैसा आए। तो देखो, एक बार नीचे भी देख लेते हैं, हालांकि ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। क्रूड एंड लैकिंग नहीं, टू डू समथिंग वेरी रिस्की नहीं, टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल नहीं। देखो ऑप्शन नंबर ना हमारा ए ही करेक्ट है। बैड आउटकम्स आना, बैड रिजल्ट आना, इसी को हम कहते हैं हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे ना, कोई चीज़ ना, ये थ्रेड है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ये कोई थ्रेड है, इस थ्रेड से कोई चीज़ लटका हुआ है, ऐसे मान के चलिए कुछ भी लटका हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बैड रिजल्ट ही आएंगे, क्योंकि सिर्फ धागे से लटका हुआ है ना, तो धागा तो बहुत नाजुक होता है, तब तो रिजल्ट तो वैसे भी अच्छा नहीं आना, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड से और रिलेट कर पाएंगे, पेरियोसली। पेरिलोसली इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा डेंजर या रिस्क पर होना। ठीक है, डेंजर
या रिस्की होना, रिस्क पर होना। ठीक है, तो रिस्की यहाँ पर भी वर्ड आया तो इसको तो हम काट ही देंगे ना, क्योंकि यहाँ रिस्की आया, यहाँ डेंजर आया, और जबकि ये दोनों वर्ड हमें ऊपर में ही मिल गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर वन इसलिए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा देखो, इसमें भी कुछ हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं, उसके बाद हमें बताना है। सेंटेंस है आपका स्टार्ट यहाँ से, वी ऑफन गो कैंपिंग बट आई हैव नेवर बीन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री बिफोर। यहाँ पे बात हो रही है कि देखो, वी ऑफन गो कैंपिंग, हम अक्सर कैंपिंग करने जाते हैं, बट मैं कभी भी टाउन या उस कंट्री के पार्ट पर्टिकुलरली पार्ट पर मैं नहीं गया कभी, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक ईडियम बताना है। बेसिकली ईडियम का मतलब यहाँ से शुरू होगा आपका, पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री, है ना। तो हम जब किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, पहला तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि सेंटेंस में बात क्या हो रही है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली अगर बड़ा सा सेंटेंस है तो उसमें ईडियम का पार्ट कौन सा है, या ईडियम का मीनिंग कौन सा है कि हमें ईडियम ढूंढना पड़ रहा है ना। ये हमें पता होना चाहिए। देखो, पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री, ये ईडियम का मतलब है। इससे रिलेटेड जो ईडियम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वन, नेक ऑफ द वुड्स। क्योंकि नेक ऑफ द वुड्स का ही मतलब होता है किसी भी टाउन या कंट्री का पार्ट होना, एक हिस्सा होना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट है। ये सारे फिर हम नहीं जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, जब हमें ऑप्शन नंबर वन में ही मिल गई ये सारी चीजें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टू लुक ब्लैक। टू लुक ब्लैक का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम अनफेवरेबल होना, थ्रेटनिंग होना, अनफेवरेबल अनफेवरेबल होना, यानी कि कोई भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं होना। इसी से रिलेटेड देखते हैं कौन सा है हमारा। देखो, ऑप्शन नंबर टू है ना, टू सीम अनफेवरेबल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, आफ्टर द लॉन्ग एंड टेडियस प्रोजेक्ट सारा फेल्ट लाइक शी वॉज एट द लिमिट ऑफ हर पेशेंस। बहुत ही लंबा और टेडियस प्रोजेक्ट करने के बाद, ठीक है, टेडियस का मतलब बहुत ही ज़्यादा उबाऊ सा, बोरिंग सा। तो जो सारा है वो कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, वो ये प्रोजेक्ट बहुत ही लंबा था, बहुत ही टेडियस उबाऊ सा प्रोजेक्ट था। उसके बाद इस पे काम करने के बाद वो क्या हो गई, एट द लिमिट ऑफ हर पेशेंस, यानी कि अब वो एक तरह से देखा जाए तो एंड पर पहुंच गई है। अब वो और ज़्यादा कैपेबल नहीं है और ज़्यादा काम करने की, क्योंकि अब वो बहुत थक चुकी है, बहुत लॉन्ग और टेडियस प्रोजेक्ट करने के बाद। तो बेसिकली यहाँ पे एक है द लिमिट ऑफ हर पेशेंस, किसी की लिमिट को बताना। इससे रिलेटेड हमारा इडियम क्या होगा, एंड ऑफ हर रोप। ये सब काट दो, पहला ही हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमें पहले में ही आंसर मिल गया, एंड ऑफ हर रोप। एंड ऑफ हर रोप का मतलब ही होता है किसी भी इंसान की लिमिट, या उसका किसी भी इंसान के पेशेंस या उसकी लिमिट, कि उसने कितना काम किया है, अब वो और आगे नहीं कर पाएगा। मतलब कि नॉट एबल टू डू समथिंग, यहाँ लिख दूँ मैं, नॉट एबल टू डील समथिंग, या फिर हम कह सकते हैं डिफिकल्टीज। अब और डिफिकल्टीज को हम डील नहीं कर सकते, इतना जितना हमने किया अभी तक उतना बहुत इनफ था, अब हम थक चुके हैं। ठीक है, तो नॉट एबल टू डील समथिंग और डिफिकल्टीज ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी हमारे देखो सेंटेंस पढ़ना है, दैट्स ग्रेट यू कीप एवरीथिंग अंडर योर डैश। ये बहुत ग्रेट है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सारी चीज़ों को अपने अंडर में क्या रखते हैं। आइज होगा, थम होगा, लेग्स होगा, हैंड्स होगा। देखो, अंडर योर लेग्स, अंडर योर हैंड्स, ये कोई इडियम नहीं होता, इसको काट दो। अब अंडर योर आइज और अंडर योर थम, ये इडियम्स तो होते हैं, बट हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर योर थम। अंडर योर थम का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल में होना, अपने इन्फ्लुएंस में होना। तो यहाँ पे बात क्या हुई है कि दैट्स ग्रेट यू कीप एवरीथिंग अंडर योर कंट्रोल। अंडर योर कंट्रोल यानी कि अंडर योर थम। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने को बोलते हैं अंडर योर थम, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, अंडर योर थम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द सेल्समैन इन्फॉर्म्ड द कस्टमर्स दैट इफ दे हैड एनी क्वेश्चंस दे कुड ड्रॉप अ लाइन। जो सेल्स मैन है उसने इन्फॉर्म किया कस्टमर को कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉप अ लाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है हमारे प्रोडक्ट से लेकर या किसी भी चीज़ से लेकर, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप अ लाइन कर देंगे। तो ड्रॉप अ लाइन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक छोटा सा ब्रीफ लेटर को सेंड करना। ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है ना, सेंड अ ब्रीफ लेटर, यानी कि
आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप हमें एक छोटा सा लेटर सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो कंप्लेन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्रॉप अ लाइन, का मतलब होता है सेंड अ ब्रीफ लेटर, ठीक है। आप हमें लेटर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। देखो, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना, ठीक है। कोई चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी छोटी मोटी चीज़ों के अलावा ये बड़ी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान ना देकर इस बड़ी चीज़ पे ध्यान दिया जाए। जैसे जैसे है ना बिगर फिश, यानी कि बड़ा गोल, कोई बड़ी चीज़ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम करना है हमें, ठीक है। टू हैव एन इंटरेस्टिंग इन कुकिंग। अब देखो, आपको मैंने हमेशा ये बताया है कि ईडियम्स में ना कभी भी लिटरली मीनिंग नहीं होता। फिश है तो उसको कुक किया जा रहा है, तो लिटरली मीनिंग कभी नहीं होगा। तो कुकिंग काट दो, क्योंकि फिश की बात हुई तो कुकिंग की बात नहीं हो सकती। अब यहाँ पे क्या है, फिशिंग टेक्निक, इसकी भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी लिटरल लिटरल मीनिंग होगा उसको हम काटते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें और ज़्यादा इजी होगा कि सही आंसर तक जाने में। टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना और बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना छोटी चीज़ों के अलावा, है ना। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर ना डी करेक्ट होगा, है ना। क्योंकि बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटी चीज़ों की अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बड़ी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ब्रेक अ लेग, ये बहुत अच्छा इडियम है, बहुत ही अच्छा। ब्रेक अ लेग का मतलब मैं आपको बता दूं कि किसी को गुड लक विश करना, या फिर हम किसी कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, ये होता है ब्रेक अ लेग। जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है या कोई अच्छा काम करने जा रहा है, आप कह सकते हैं ब्रेक अ लेग, इसका मतलब गुड लक, है ना। तो गुड लक से रिलेटेड या बेस्ट ऑफ लक, ऐसा कुछ हमारा जो होगा वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। गिव एडवाइस नहीं, एनकरेज समवन नहीं, रिस्की एक्टिविटीज नहीं, ये नहीं होगा। सजेस्ट टॉकिंग अ शॉर्ट, ब्रेक लेना नहीं, नहीं ये भी नहीं होगा। विश समवन गुड लक, देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, किसी को भी गुड लक विश करना, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, हाँ हमारा, वैसे ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है। जिस बच्चे को इडियम पता होगा ना वो ये क्वेश्चन पढ़ेगा भी नहीं और करेक्ट आंसर लगा देगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब मैंने ये कैसे बता दिया कि करेक्ट आंसर लगा देगा, क्योंकि ये कोई इडियम नहीं है, ये भी कोई इडियम नहीं है, ये भी कोई इडियम है ही नहीं। इडियम सिर्फ है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब मैं इसका आपको मतलब भी बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary। जो राजू है ना, राजू की जो जॉब लगी है ना क्लर्क के पोस्ट पे, तो उसको पहले तो वो बहुत बेकार लगी, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी, तो उसको लगा ये तो बहुत बेकार जॉब है, इतनी कम सैलरी में कुछ नहीं होगा। बट लास्ट में उसने ये सोचा कि मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा, उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ी भी सैलरी अगर मेरे पास आ रही है तो वो आ जाए, है ना। तो देखो बेसिकली ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज़ हमें शुरू में तो बेकार लगती है, बट वो बाद में जाके अच्छी हो जाती है ना। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड ना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बहुत ही अच्छा। दो एग्जाम्पल दूंगी। पहला मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कोविड का, कोरोना का, ठीक है। देखो कोविड आया, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, ठीक है। बट कोविड की वजह से ही सारी चीज़ें ना ऑनलाइन शिफ्ट हुई है, नहीं तो आप आज हम इतना ऑनलाइन नहीं पढ़ते, हम वही कोचिंग के धक्के खाते रहते, दूर दूर जाते कोचिंग करने के लिए, है ना। तो सिर्फ कोविड की वजह से चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो ये एक तरह से क्या हुआ हमारे लिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। स्टार्टिंग में कोविड किसी के लिए अच्छा नहीं था, बट उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हो गया कि हम ऑनलाइन क्लासेज अब घर बैठे ही ले सकते हैं, ठीक है। पहला फ़ायदा ये, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखो दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे कि कोई लड़की गरीब थी, पर आपकी जैसे सपोज किसी गरीब लड़की से शादी हो गई, पर आप सोचते हैं कि ये तो बहुत गरीब है ना। तो आपको थोड़ा सा लगता है, दुख सा होता है कि बहुत ही गरीब है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है इसके पास। बट आगे चल के वो मेहनत करके अगर वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है, तो आपके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात हो गई ना, कि गरीब थी और आप सोच रहे थे ये तो बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं हो पाएगा लाइफ में। बट जब उसने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आईएएस बन गई, तब आपको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसको हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान। स्टार्टिंग में वो हमें बुरी लगती है वो चीज़ें, पर लास्ट में हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, Fatima was at her wits' end, trying to decide on a serene place to spend the holidays in। अब देखो फातिमा है ना, उसकी कंडीशन कैसी है, विट्स एंड
विट्स एंड, ठीक है, ये हमारा ईडियम है, इसी का मतलब बता रहा है। तो उसके अभी कंडीशन ऐसी हो गई विट्स एंड की तरह, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि जो अपना हॉलीडे है ना उसके लिए वो एक सीरीन प्लेस, एक शांत प्लेस ढूंढ रही है, तो उसके लिए क्या होगा। ठीक है, देखो विट्स एंड का मतलब मैं वैसे ही बता दूं। विट्स एंड, देखो विट्स एंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ना डिसाइड करने में थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, किसी भी चीज को डिसाइड करने में ना थोड़ा सा वरीड सा हो जाना, या कंफ्यूज हो जाना, एनोइड सा हो जाना कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा है हमें, इसी को कहते हैं विट्स एंड एंड। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ऑप्शन देख लेते हैं। वरीड, कंफ्यूज, एनोइड, वरीड, कंफ्यूज, एनोइड, वरीड, काम, ये काट दो। वरीड, कंफ्यूज, एनोइड, ऑप्शन नंबर सी कभी आंसर नहीं होगा, और हम देख लेते हैं क्या होगा। वरीड, कंफ्यूज, एनोइड, ये तीनों ही होना। तो हाँ, देखो ऑप्शन नंबर वन दिख रहा है ना, क्योंकि विट्स एंड यानी कि वो बहुत ज़्यादा वरीड है, कंफ्यूज है और नॉइड है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अभी अभी अगला हमें क्या करना है, मतलब कि हमें कौन से प्लेस पे जाना है, वो इस चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, और देख लेते हैं। वो अनकॉन्शियस हो गए, नहीं ये नहीं होगा। अदर फॉर द नो रीजन, ये वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सो वरीड, कंफ्यूज एंड एनॉयड। ठीक है, ये, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। किसी शॉप से कुछ चुरा लेना। ठीक है, इसके लिए ना एक ईडियम बना है, तो हमें इसका ईडियम बताना है कि किस ईडियम का मतलब ये है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं हो सकती ये चीजें, ठीक है, कि चुराना कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ग्रीन थम तो वो होता है प्लांट वगैरह को ग्रो करना। देखो हमारा करेक्ट आंसर होगा 5 फिंगर डिस्काउंट। अब ये इडियम मुझे लगता है आपने पहली बार सुना होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज को चुरा लेना किसी भी शॉप से। सपोज आप मुझसे या किसी से आप पूछते हैं कि ये बॉटल कितने का है, या ये ड्रेस कितने की है, तो अगर अगर वो बंदा आपको ये कहे ये 5 फिंगर डिस्काउंट पे मिली है, यानी कि उसने वो शॉप से चुराया है, खरीदा नहीं है, चुराया है। और एक ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि देखो, किसी भी चीज को चुराने के लिए हमारे 5 फिंगर्स का यूज होता है ना, ऐसे 5 फिंगर्स का हमारा यूज होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इस बंदे ने इस चीज को चुराया है, 5 फिंगर डिस्काउंट पे लाया है, यानी कि चुरा लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन दी वॉल। अब देखो ऑन दी वॉल का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, या जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, उसके बारे में पता होना हमें। ठीक है, चेंजेस डेवलपमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब काटना क्या है कि हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस और डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे अनअवेयर आ गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए नहीं। अवेयर अवेयर अवेयर, अब क्या काट सकते हैं। अच्छा देखो, एग्जामिनर ने कितने ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस दिए हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। किसी भी चीज, देखो बेसिक इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे उसको लेकर क्विक रिएक्ट करना। अब यहाँ पे देखो स्लो रिएक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कोई रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। अब यहाँ पे जैसे बात हो रही है कि मैं हूँ ना, मैं, मेरे पास मुझे एक जॉब ऑफर भी मिला हुआ है, और एक मेरे पास फ्रीलांसिंग का काम भी है। और बोथ जो ऑप्शंस है ना, जॉब का कर लो या फिर फ्रीलांसिंग का, दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस है। तो वो क्या कर रहा है, वो मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको जो जॉब ऑफर मिला है वो जॉब करे या फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू करे। उसके दोनों के ही फायदे, नुकसान किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो ये जॉब कर ले या फ्रीलांसिंग कर ले, वो यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ है और ये कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करना है। तो इसके लिए एक इडियम होता है ऑन दी फेंस। ये देखो करेक्ट आंसर ये है, ऑन दी फेंस, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि ऑन दी फेंस का मतलब ही होना है कि बीच में पड़ा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ जाऊँ या मैं यहाँ जाऊँ। ठीक है, उसी को कहते हैं ऑन दी फेंस, यानी कि अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग, कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब जैसे कि
कुछ बच्चे आज भी होंगे जिनका काफ़ी टाइम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि वो जॉब करे या गवर्नमेंट की तैयारी करे, और आगे चल के गवर्नमेंट होगा या कि नहीं। तो वो सोच रहे मैं यहाँ जाऊँ या मैं यहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है ना। तो वो बच्चे क्या ऑन दी फेंस है, वो बच्चे भी ठीक है, क्योंकि वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है। इसी सिचुएशन को बोला जाता है ऑन दी फेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज। कुक्ड योर गूज ये इडियम है, इस इडियम का मतलब बताना। देखो कुक्ड योर गूज इसका मतलब ना, पहले मैं आपको बता दूं, कुक्ड योर गूज का मतलब होता है कि किसी का भी ना काम बिगाड़ देना, ठीक है, किसी का काम बिगाड़ देना, और बेसिकली उसके इंटरफेयर करना, डिसरप्ट कर देना, उसके उसके प्लान को टोटली बर्बाद कर देना, इसी को हम कहते हैं कुक्ड योर गूज। यानी कि किसी के प्लान पे आपने ना पानी फेर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम कोई इडियम देख लेते हैं जिसमें कि किसी के प्लान पे पानी पानी फेरने की बात हुई हो, या फिर कुछ ऐसी बात हुई हो कि उसका नुकसान किया जा रहा है। कंप्लीट लॉट लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम करना नहीं, कंप्लीटली करना नहीं। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी नहीं। टू इंटरफेयर डिसरप्ट और ruin समथिंग्स फॉर समवन, ठीक है। तो किसी का इंटरफेयर कर देना, डिस्टर्ब कर देना, या फिर र्यून कर देना किसी किसी के लिए कुछ चीज को, है ना। तो इसी को हम कहते हैं कुक योर गाइस, किसी के प्लान पे पानी फेर देना, उसका प्लान चौपट कर देना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा केयर आ हैंग। देखो केयर आ हैंग इसका मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, केयर आ हैंग इसका मतलब होता है बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना, नो इंटरेस्ट, ठीक है। हम किसी काम को करने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, इसी को हम कहते हैं केयर आ हैंग। यानी कि हमने हैंग कर दिया किसी चीज को, अब हमें उस पर इंटरेस्ट नहीं है, दूर जाके हमने उसको हैंग कर दिया। अब हैंग वर्ड आए तो लिटरली मीनिंग वाले वर्ड्स तो कभी नहीं होंगे, जैसे कि हैंगिंग क्लोथ नहीं हो सकता, हैंगर वर्ड इसमें आया ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो दो ही बचते हैं हमारे पास, या तो केयरिंग टू मच या शोइंग नो इंटरेस्ट। तो हमें तो पता है इसका आंसर है बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो ना करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। सॉरी। तो देखो हम ना अभी एक्चुअल में लेटेस्ट एडिशन कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ईडीएम के पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है। अब तक हमने 1 कर लिया है, 2 कर लिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।